2024 में एप्पल ने सबको हैरान कर दिया। सैमसंग को पीछे छोड़ते हुए वो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बन गई। इस साल एप्पल ने तकरीबन 22 करोड़ 80 लाख फोन सेल किए, जबकि सैमसंग सिर्फ 22 करोड़ 40 लाख फोन ही बेच सका। देखने में तो ये सिर्फ 40 लाख यूनिट्स का डिफरेंस था, लेकिन हकीकत में ये एक दौर के इख्तिताम का ऐलान था। सैमसंग जो पिछले 10 सालों से दुनिया में सबसे ज्यादा फोन सेल कर रहा था, 2024 में एप्पल से पीछे रह गया। अगर आप शिपमेंट चार्ट्स देखें तो फौरन अंदाजा हो जाता है कि एप्पल की सेल कुछ खास महीनों में ही ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एप्पल हर साल फॉल में अपने सारे नए आईफोन्स लॉन्च करता है, जिसके नतीजे में हर साल सेल में एक जबरदस्त इजाफा देखने में मिलता है। दूसरी तरफ सैमसंग पूरा साल फोन्स लॉन्च करता रहता है, इसलिए इसकी सेल्स का ग्राफ ज्यादा सीधा और कॉन्टिन्यूस नजर आता है। अगर इस सारे डेटा को इकट्ठा करके देखें तो पिछले कई सालों का एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। एप्पल की सालाना शिपमेंट्स तकरीबन 10 सालों से 220 मिलियन यानी 22 करोड़ यूनिट्स के आसपास रही हैं, जबकि सैमसंग की सेल्स 2014 में तकरीबन 32 करोड़ यूनिट से गिरकर 2024 में 22 करोड़ यूनिट तक आ चुकी हैं, यानी तकरीबन 1/3 कमी। सैमसंग की सेल्स में कमी अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। चीन, वो मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट माना जाता है। तो दोस्तों 2013 में सैमसंग चीन में एक बड़ा नाम था जो तकरीबन 6 करोड़ फोन सेल कर रहा था, लेकिन सिर्फ चंद ही सालों में सब कुछ बदल गया। 2016 तक सैमसंग की चीन में सेल इतनी कम हो गई थी कि चार्ट्स में उसका नाम ढूंढना भी मुश्किल हो गया था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह बनी जिसने सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी को जमीन पर ला खड़ा किया? इस डाउनफॉल की एक वजह जियोपॉलिटिक्स भी थी, लेकिन इसके पीछे और भी कई फैक्टर्स शामिल हैं। दोस्तों 2017 की बात है जब अमेरिका ने साउथ कोरिया में थैड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम लगा दिया। ये सिस्टम वैसे तो नॉर्थ कोरिया के लिए लगाया गया था, लेकिन चीन को लगा कि ये उस पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। जवाबन चीनी सरकारी मीडिया ने साउथ कोरियन कंपनीज के खिलाफ बाइकॉट कैंपेन शुरू कर दी, और सैमसंग साउथ कोरिया का सबसे मशहूर ग्लोबल ब्रांड था, इसलिए सबसे बड़ा निशाना भी वही बना। ये बाइकॉट कैंपेन बहुत इफेक्टिव रही। दुकानों पर लोग आना कम हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए और सैमसंग की मार्केट वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगी। इसी वक्त में चीन की अपनी नई स्मार्टफोन कंपनियां जैसे शाओमी, ओप्पो, हवावे और वीवो मार्केट में छा गई। इन कंपनियों ने अच्छी क्वालिटी के फोन्स कम कीमत में देना शुरू कर दिए, जो चीनी लोगों की पसंद और जरूरत के बिल्कुल मुताबिक थे। अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा, एप्पल तो एक अमेरिकन कंपनी है, तो इसे सैमसंग से भी ज्यादा बैकलैश का सामना करना चाहिए था। आखिरकार अगर चीन साउथ कोरिया से नाराज था तो सिर्फ इसलिए कि उसने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम लगाने की इजाजत दी थी, तो असल गुस्सा तो उसे अमेरिका पर ही होना चाहिए था, जिसने ये सिस्टम बनाया भी और ऑपरेट भी किया। मगर हैरत की बात यह है कि यहाँ सब कुछ उलट हो गया। जहाँ सैमसंग की रेपुटेशन गिर गई, वहीं एप्पल की सेल चीन में हैरत अंगेज तौर पर स्टेबल रही। करोड़ों चीनी यूजर्स आज भी आईफोन खरीदने के लिए प्रीमियम प्राइस अदा कर रहे हैं, जबकि लोकल ब्रांड्स आधी कीमत में अपने फ्लैगशिप फोन्स ऑफर कर रहे हैं। 2010 की दहाई के आखिर तक सैमसंग का चीन की स्मार्टफोन मार्केट में हिस्सा तकरीबन 0 हो चुका था, मगर आईफोन अपनी जगह मजबूती से जमा रहा। एप्पल के ग्लोबल रेवेन्यू का 20% शेयर आज भी चीन से आ रहा है। ये एक ऐसा नंबर है जो आज तक किसी वेस्टर्न टेक कंपनी ने अचीव नहीं किया। लेकिन ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें वापस जाना होगा उस वक्त में जब एप्पल और सैमसंग ने पहली बार चीनी मार्केट में कदम रखा था। तो दोस्तों पहला आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ और देखते ही अमेरिका में एक स्टाइल सिंबल बन गया। 2 साल बाद 2009 में ये ऑफिशियली तौर पर चीन की मार्केट में एंटर हुआ, और चंद ही महीनों में यहाँ भी आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन गया, खूबसूरत, महंगा और फॉरेन ब्रांड। दूसरी तरफ सैमसंग 1990 से ही चीन में ऑपरेट कर रहा था। उस वक्त से वो फ्रिज से लेकर फीचर फोन तक सब कुछ बेच रहा था। तो जब सैमसंग ने 2010 में अपनी गैलेक्सी एस सीरीज लॉन्च की, तो उसके पास पहले से एक स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क, ट्रस्टेड नेम और लोकल प्रेजेंस मौजूद थी। उस वक्त चीन में लोकल ब्रांड्स ना होने के बराबर थे। जो भी थे वो सस्ते जरूर थे, मगर उनकी क्वालिटी बहुत लो थी। इसलिए उस वक्त ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन मार्केट में सिर्फ 2 ही प्रीमियम चॉइसेस थी, आईफोन या गैलेक्सी।
तो 2013 में दोनों ब्रांड्स अपनी पीक पर थे। सैमसंग ने तकरीबन 6 करोड़ 10 लाख फोन सेल किए, जो मार्केट का 18% शेयर बनता है, जबकि एप्पल ने 3 करोड़ 60 लाख फोन बेचे और तकरीबन 11% मार्केट शेयर हासिल किया। तो दोस्तों, शुरू से ही एप्पल ने एक बोल्ड फैसला किया है कि आईफोन को चीन में ही तैयार किया जाए। तकरीबन हर आईफोन जो आज तक सेल हुआ है वो वहीं चीन में असेंबल हुआ, ज्यादातर एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन के जरिए। वही कंपनी जिसमें आज भी लाखों चीनी वर्कर्स काम करते हैं। इन फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले आईफोन्स न सिर्फ चीन की लोकल मार्केट में सेल होते हैं, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। इतनी बड़ी डिमांड ने एप्पल और फॉक्सकॉन को मजबूर किया कि वो दुनिया का सबसे मॉडर्न सप्लाई चेन सिस्टम बनाएं। देखते ही देखते फैक्ट्रियां, लॉजिस्टिक हब्स और कंपोनेंट सप्लायर्स पूरे मुल्क में फैलने लगे। ये नेटवर्क सिर्फ एप्पल के लिए फायदेमंद नहीं था, बल्कि इसने चीन की एक पूरी नई स्मार्टफोन इंडस्ट्री को जन्म दिया। जब एक बार ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो लोकल कंपनियों जैसे ओप्पो, शाओमी, हवावे और वीवो के लिए इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपने स्मार्टफोन डिजाइन करना और तैयार करना काफी आसान हो गया। 2010 के आसपास चीन के कुछ नए ब्रांड्स मार्केट में आए। शुरू में ये सिर्फ सस्ते अल्टरनेटिव थे आईफोन और गैलेक्सी के मुकाबले में, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने खुद को बेहतर बनाया, डिजाइन, कैमरा और यूजर एक्सपीरियंस पर काम किया, और देखते ही देखते ये सस्ते फोन्स बनाने वाले ब्रांड एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े नामों के कंपटीटर्स बन गए। इसी दौरान यानी 2015 के आसपास सैमसंग पर मार्केट का दबाव बढ़ने लगा। जो पहले लोग सैमसंग के फोन लेते थे, अब वो चीनी ब्रांड्स परचेज करने लगे थे, जो देखने में अच्छे भी थे और कीमत में भी कम थे। सैमसंग की स्मार्टफोन सेल्स चीन में अपनी पीक के मुकाबले में तकरीबन 70% कम हो चुकी थी। और फिर 2017 के शुरू में थर्ड क्राइसिस, और ये झटका सैमसंग के लिए बहुत भारी साबित हुआ। ये डाउनफॉल इतना तेज था कि आज भी एक्सपर्ट इसे टेक हिस्ट्री के तेज तरीन मार्केट क्रैशेस में से एक मानते हैं। और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, अगर चीनी साउथ कोरिया से नाराज होकर सैमसंग को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो फिर एप्पल, जो कि सीधी एक अमेरिकन टेक कंपनी है, उसे तो और भी ज्यादा बैकलैश का सामना करना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चीनी हुकूमत ने एप्पल को कभी एक फॉरेन थ्रेट समझा ही नहीं, बल्कि हमेशा उसे एक इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर देखा। हर बेचे जाने वाले आईफोन के पीछे चाइनीज लेबर, सप्लायर्स और एक्सपोर्ट का एक पूरा नेटवर्क था। एप्पल ने चीन में सिर्फ आईफोन नहीं बेचे, बल्कि उसके साथ चीन की टेक इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचाया। एप्पल की वजह से चीन में तकरीबन 48 लाख लोगों को जॉब मिली, जिनमें आईफोन असेंबल करने वाले वर्कर्स, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक स्टाफ और पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां शामिल थीं। दूसरी तरफ सैमसंग के एम्प्लॉइज तकरीबन 60,000 के करीब थे, और वो भी ज्यादातर सिर्फ अपनी फैक्ट्रीज में काम करते थे। सैमसंग की फैक्ट्रियां सिर्फ चीन के लिए ही फोन बनाती थी, जबकि एप्पल के प्लांट्स करोड़ों आईफोन दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते थे, जिससे दुनिया भर से पैसा चीन में आता था। सैमसंग का बाइकआउट करना तो साउथ कोरिया के लिए एक पॉलिटिकल मैसेज था, लेकिन अगर चीन एप्पल का भी बाइकआउट करता तो नुकसान उसे खुद ही उठाना पड़ता। जॉब्स जाती, सप्लाई चेन टूटती और एक्सपोर्ट से आने वाला रेवेन्यू रुक जाता। इसलिए जब जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर थी, तब भी एप्पल का काम बगैर किसी रुकावट के चलता रहा। एप्पल और चीन एक दूसरे पर डिपेंड करने लगे थे, और ये एक ऐसा रिश्ता बन गया था जहां दोनों की एक दूसरे को जरूरत थी। सैमसंग के जाने के बाद मार्केट में जो वैक्यूम पैदा हुआ, उसको चाइनीज लोकल ब्रांड जैसे ओप्पो, शाओमी, हवावे और वीवो ने फौरन फिल कर दिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई चीनी कंपनी एप्पल की जगह ले पाएगी, या एप्पल आने वाले वक्त में भी चीन में स्टेबल रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।